हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर सेकंड क्लास 11th का रिलेशन एंड फंक्शन का इंट्रोडक्शन पार्ट हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सेम एज इट इज चैप्टर हमारा 12th क्लास में भी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक टाइप में हमारा चैप्टर गिवन है और वहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में गिवन है। तो आपको ये बेसिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी आप क्लास 12th में भी उसको अच्छे से कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे चैप्टर के अंदर है क्या। चैप्टर का नाम है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम रिलेशन होता क्या है, देन हम पढ़ेंगे फंक्शन क्या चीज़ है। हमारे पास इसमें 3 एक्सरसाइज हैं, 2.1, 2.2 और 2.3। उसके बाद हम मिसलेनियस करेंगे। 2.1 एक्सरसाइज के अंदर जो चीज़ें यूज हुई हैं पहले वो डिस्कस करेंगे, फिर 2.2 को, फिर 2.3 को। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है रिलेशन का। रिलेशन का मतलब क्या होता है? रिलेशन हमारा 2 टाइप से होता है। एक तो हमारा आम जर्नल लाइफ में रिलेशन होता है, जैसे फादर और सन का हो गया, मदर और सन का या डॉटर का हो गया, या फिर टीचर एंड स्टूडेंट का हो गया। इस तरीके का रिलेशन होता है। एक मैथमेटिक्स में रिलेशन होता है। मान लिया हमारे पास 2 टर्म है, कोई भी ए और बी टर्म है, मान लिया इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन होगा, या तो इक्वल टू होंगे, या फिर ए ग्रेटर देन बी होगा, या ए लेस देन बी होगा, इस तरीके से। या फिर मान लिया हमने क्या लिख दिया, एल पैरेलल टू एम, एल लाइन जो है एम लाइन के पैरेलल है, तो ये रिलेशन हो गया। तो इनके बीच में ये जो सिंबल है, ये नोटेशन जो है, ये रिलेशन शो कर रही है कि एक दूसरे के साथ उसका क्या रिलेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मैथमेटिक्स में रिलेशन स्टडी करते हैं। अब चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ा होगा आपने, ए सबसेट ऑफ बी, ये भी क्या हुआ, रिलेशन शो कर रहा है। तो इस तरीके के रिलेशंस होते हैं मैथमेटिक्स में। अब यहाँ पे जो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है एक्सरसाइज 2.1 में, वो आती है हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स। अब सेट के बारे में तो आप पढ़ के आ चुके हैं, अगर नहीं पढ़ा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और अगर आई बटन पे ऊपर देखोगे तो वहां पे भी आपको चैप्टर नंबर 1 का लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरीके से की जाती है। अब टॉपिक ही हमारा ये है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। तो हमने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 सेट एज्यूम करने पड़ेंगे। तो मान लिया हमारे पास सेट ए है, उसके अंदर मान लिया कलर ले लिए हमने, एक रेड कलर ले लिया, एक मान लिया ब्लैक कलर ले लिया। आप कोई भी कलर ले सकते हैं जो भी आपका दिल करे, एक रेड कलर है, एक हमारा ब्लैक कलर है। बी सेट के अंदर हमने ले लिए आइटम्स या कोई भी ऑब्जेक्ट, ए ऑब्जेक्ट मान ली, बी ऑब्जेक्ट मान ली, सी ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। अब हमने करनी है इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करते टाइम पेयर बनाने पड़ेंगे कि यहां पे हमारे ए और बी सेट के पॉसिबल पेयर्स कितने हैं। तो उसको हम कैसे बनाते हैं, ए क्रॉस बी, ये नोटेशन होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट की। क्या करेंगे, यहां पे ध्यान से देखो, रेड कलर है, रेड का कॉम्बिनेशन ए के साथ भी बन सकता है, बी के साथ भी और सी के साथ भी। तो हम यहां पे क्या करेंगे, रेड और ए का कॉम्बिनेशन बना दिया हमने, फिर रेड कलर का और बी का कॉम्बिनेशन बना दिया, और थर्ड बन गया हमारा रेड कलर का और सी का कॉम्बिनेशन। ये बन गए हमारे। सिमिलर वे से ब्लैक का किस किस के साथ रिलेशन हो सकता है, हमारा ए के साथ, बी के साथ और सी के साथ। तो उसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ब्लैक विद ए और ब्लैक कलर विद बी, और सिमिलर वे से हम लिखेंगे ब्लैक कलर का रिलेशन है विद सी। तो ये रिलेशन हमारे यहां पे क्या हैं, पॉसिबल रिलेशंस हैं। तो इसी चीज को कहते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं हम। ए सेट के अंदर मान लिया एलिमेंट्स मान लिया क्या है, 1 और 2। बी सेट के अंदर एलिमेंट्स मान लिया क्या है, 3 और 4। अब मैंने बोल दिया कि ए की बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करो। इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को, और हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या रिलेशन बनेंगे, 1 का रिलेशन 3 के साथ भी, 1 का रिलेशन 4 के साथ भी, तो 1 3 और 1 4 ये पेयर बन गया। 2 का 3 के साथ भी और 2 का 4 के साथ भी, तो 2 3 और 2 4, तो ये पेयर्स बन गए हमारे। ये कहलाएगी हमारी क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ 2 सेट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये चीज, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स का कैसे पता चलेगा हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, वो कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए
मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। दोनों सेट्स के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो फर्स्ट सेट में कितने एलिमेंट्स हैं 2, सेकेंड सेट में कितने एलिमेंट है 1 2 3, तो 2 3 जा क्या आ गया हमारा 6, तो 6 पॉसिबल पेयर्स बन गए हमारे। देखो काउंट करके 1 2 3 4 5 6 ही तो पेयर बने हैं। तो हमारे क्या आ गए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। सिमिलर वे से यहां पे देखते हैं, फर्स्ट सेट में कितने एलिमेंट है 2, सेकेंड सेट में भी कितने एलिमेंट है 2, तो 2 2 जा 4, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में 4 पेयर बनेंगे। तो 1 2 3 4 पेयर्स यहां पे हमारे फॉर्म हो गए। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई है। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड एक छोटी सी टर्म और है, वो और देख लेते हैं हम। वो जो चीज है वो क्या है, नंबर ऑफ रिलेशन। पॉसिबल रिलेशन जो है हमारे वो कितने हो सकते हैं, वो हमेशा क्या होंगे, सबसेट ऑफ नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट, एनी कार्टेशियन सेट। क्या लिखेंगे, कार्टेशियन सेट। ध्यान से समझो मैंने क्या लिखा है। नंबर ऑफ रिलेशन कितने पॉसिबल हो सकते हैं, वो क्या होंगे, इक्वल टू भी आ सकता है, यहां पे सबसेट भी कह सकते हैं इसको, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी कार्टेशियन सेट। तो देखो ये हमारा कार्टेशियन सेट बना है, इसके जितने भी हमारे सबसेट होंगे वो हमारे नंबर ऑफ रिलेशन से पॉसिबल हो सकते हैं। इस चीज को आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे, वहां पे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कैसे करना है, और नेक्स्ट टॉपिक्स 2.2 एक्सरसाइज के। और यहां पे एक चीज और रह गई छोटी सी, अब मुझे पता लगाना हो कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने पॉसिबल हैं। तो वो कैसे निकलते हैं हमारे 2 की पावर n से। n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कर दो और हमें पता चल जाएगा कि किसी भी सेट के कितने पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट पॉसिबल हैं। आई होप क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब रिलेशन के अंदर हमारे पास आता है एरो डायग्राम। किस तरीके से एरो डायग्राम फॉर्म किया जाता है, क्या क्या चीज़ें हमारी एरो डायग्राम के अंदर आती हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। डोमेन, रेंज, कोडोमेन, यही बच्चों को कंफ्यूज करती है। बच्चों को समझ में ही नहीं आती है। क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 में भी पहुंच जाते हैं, उनको इसी चीज़ के अंदर कंफ्यूजन रहती है कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। मैं यहाँ पे आपको बहुत अच्छे और ईजी वे से आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। उस चीज़ को सीखेंगे हम एरो डायग्राम से। एरो डायग्राम होते क्या है वो देखते हैं। मान लिया हम सबसे पहले मानते हैं हमारे 2 सेट्स, कोई भी 2 सेट मान लो, आपकी मर्जी है। ए सेट्स के अंदर एलिमेंट मान लिया मैंने 1 2 3। बी सेट के अंदर हमने एलिमेंट्स मान लिया क्या है 4 5 और 6। ये 2 सेट मैंने यहां पे क्या कर लिए, एज्यूम। सबसे पहले हमने क्या बनाना होता है, ऑर्डर्ड पेयर या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। ठीक है, तो यहां पे हमारे ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर, या फिर क्या कह सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब आप बिल्कुल इजीली बना सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 3, इसमें भी 3 हैं, तो 3 3 जा 9। 9 पॉसिबल पेयर हमारे यहां पे बनने वाले हैं ए क्रॉस बी के। तो वो क्या बनेंगे वो देखो, 1 का पेयर 4 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ, तो 1 4 1 5 1 6। फिर 2 का 4 5 6 के साथ, तो 2 4 2 5 और 2 6। क्लियर है। फिर 3 के पेयर देखते हैं, 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ और 3 का 6 के साथ। ये हमारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हैं या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो भी ये हमारे पेयर बनते हैं ना ए और बी सेट के, इनको हम ऑर्डर्ड पेयर भी बोलते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऑर्डर्ड पेयर किसको बोलेंगे हम, जो भी ये हमारे ए और बी सेट के पेयर फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं यहाँ पे एरो डायग्राम हम किस तरीके से बनाते हैं किसी भी रिलेशन का। तो यहाँ पे देखो एक सेट ए है, एक सेट बी है। तो यहाँ पे हम एक इस तरीके से शेप ले लेते हैं, ओवल टाइप शेप। एक शेप ये ले ली हमने, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे सेट ए और ये सेट बी। सेट ए के अंदर क्या एलिमेंट्स हमारे 1 2 और 3। बी सेट के अंदर क्या है 4 5 और 6। ये पॉसिबल वैल्यूज है हमारी, हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दी हैं। अब मान लिया आपको कोई रिलेशन दिया जाता है, रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल आर से। उसके अंदर क्या है x, y
एक्स कोमा वाई मतलब दो वैल्यूज है हमारी, तो ये कैसे होती हैं एक्स कोमा वाई। ग्राफ प्लॉट करते तो हमें फर्स्ट जो वैल्यू होती है वो एक्स की होती है, सेकंड वैल्यू हमारी वाई की होती है। तो यहां पे एक्स कोमा वाई सच दैट सम ऑफ एक्स एंड वाई इज इवन, और x जो है वो बिलोंग करेगा हमारा ए सेट से और y जो है वो बिलोंग करेगा हमारा बी सेट से। ये मान लिया हमें रिलेशन गिवन है। क्या रिलेशन है, ध्यान से सुनो। सम ऑफ x एंड y, x और y का सम, इसका और इनका सम क्या होना चाहिए, इज इवन, इवन सम होना चाहिए। वो पॉसिबल रिलेशंस देखने हमने, ठीक है। तो देखो कैसे बनाते हैं एरो डायग्राम। अब देखो 1 का 4 के साथ पेयर बनाए तो 1 और 4 कितना हो गया, 5 ओड आ रहा है, तो ये तो पेयर बनेगा नहीं। 1 का 6 के साथ पेयर बन जाएगा, तो ऐसे एरो लगा देंगे हम। 1 और 5 क्या हो जाएगा हमारा सम 6 हो रहा है, ठीक है। 2 और 6 का पेयर फॉर्म हो रहा है हमारा, 2 और 6 कितना होगा हमारा 8 हो जाएगा, ये भी इवन है। 2 का 4 के साथ रिलेशन देखते हैं, ये भी पॉसिबल है, तो ऐसे एरो लगा देंगे। 2 का 5 के साथ रिलेशन नहीं होगा क्योंकि 2 और 5 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं हमारा 2 और 6 का हो चुका, तो 3 के साथ देखते हैं हम। 3 का रिलेशन 4 के साथ, 3 और 4 7 हो जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। 3 और 5 हो जाएगा, तो ये एरो हमने लगा दी 3 और 5 की, तो ये भी सम हमारा जो है इवन आ रहा है। 3 का 6 के साथ नहीं होगा क्योंकि 3 और 6 क्या हो जाएगा ओड वैल्यू। तो आई होप आपको समझ में आया है किस तरीके से हमने एरो को नोटेशन दिखानी है कि जहां पे भी इवन सम हो रहा है हमारा, उसका सामने वाली इस ओवल के अंदर हमने एरो को शो करना है। ये हो गया हमारा एरो डायग्राम। आई होप आपको क्लियर हुआ है। पेयर देखते हैं अब हमारे कौन कौन से बने हैं हमारे रिलेशन के। तो रिलेशन जो बना है वो किस किस का बना है, 1 और 5 का। एक तो ये रिलेशन फॉर्म हुआ है, एक हमारा रिलेशन हुआ है 2 और 6 का, एक हुआ हमारा 2 और 4 का, एक हुआ है हमारा 3 और 5 का। ये रिलेशंस हमारे पॉसिबल हैं। अभी मैंने एक छोटी सी बात बताई थी प्रीवियस पेज पे, नंबर ऑफ रिलेशंस जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सबसेट ऑफ नंबर ऑफ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर कार्टेशियन सेट। तो यहां पे देखो इस बात को अब समझेंगे आप। नंबर ऑफ रिलेशन ये हैं हमारे 1 5 2 6 2 4 3 5, ये जो है सबसेट हैं नंबर ऑफ सबसेट ऑफ कार्टेशियन सेट। अब कार्टेशियन सेट ये था, ये हमारे सबसेट्स हैं। तो देखो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। 1 5 भी एग्जिस्ट कर रहा है, 2 6 भी एग्जिस्ट कर रहा है, 2 4 भी और 3 5 भी। तो मतलब ये क्या हुआ, इसका सबसेट। तो ये चीज थी मेरा लिखने का मतलब, ये चीज ये रिलेशन था। आई होप आपको ये एरो डायग्राम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी इसमें डोमेन रेंज वगैरह जो होती है वो नेक्स्ट पेज पे देखने वाले हैं हम। कैसे हम डोमेन का पता लगाएंगे, कैसे रेंज का और कैसे कोडोमेन का, बिल्कुल इजी वे से देखेंगे। बुक के अंदर जो एग्जांपल गिवन है उसी एग्जांपल को हम यूज करते हुए। डोमेन, रेंज और कोडोमेन होती क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। जिस बच्चे को ये समझ में आ गया ना, ये मानो कि उसने रिलेशन एंड फंक्शन में से मोस्टली पार्ट कवर कर दिया। बिल्कुल ध्यान से समझना। मान लिया हमारे पास दो सेट है, एक पी सेट है, उसके अंदर जो वैल्यू है ए, बी और सी है। बुक के अंदर भी एग्जांपल गिवन है, वही ले रहे हैं हम यहाँ पे। मान लिया क्यू सेट है, उसके अंदर हमें नेम गिवन है। फर्स्ट जो नेम है अली है, नेक्स्ट है हमारा भानु, नेक्स्ट जो है बिनोय, फिर है मान लिया हमारा नाम जो गिवन है चंद्रा, और लास्ट जो नेम है गिवन है हमें वो है दिव्या। ठीक है, ये वैल्यूज दो सेट हमें गिवन है। इसका एक रिलेशन गिवन है, वो क्या है, x, y, मतलब एक x की वैल्यू और एक y की वैल्यू का पेयर। क्या रिलेशन होना चाहिए, x इज द फर्स्ट लेटर, x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम इन y, ऑफ द नेम इन y। और जो x है वो किससे बिलोंग करेगा, हमारा p सेट से, और y की वैल्यू किससे सेट बिलोंग करेगी, हमारी q सेट से। ये रिलेशन गिवन है, ध्यान से समझो इसमें क्या गिवन है। जो x के अंदर अल्फाबेट है a, b और c, वो q के अंदर जो भी नेम गिवन है उनके फर्स्ट अल्फाबेट हैं। देखो a है, a किसका फर्स्ट अल्फाबेट है, अली का, b जो है भानु और बिनोय का है, c जो है चंद्रा का है।
तो इस तरीके से नोटेशन दे रखी है। अब इसका सबसे पहले हम सीखते हैं अपना एरो डायग्राम कैसे बनाएंगे। एरो डायग्राम के लिए हमने दो ओव्यूल चाहिए अपने, एक ये आ गया हमारे पास और एक ओव्यूल ये आ चुका। इसके अंदर पी सेट है, ये हमारा क्यू सेट है। पी के अंदर हमारी वैल्यू क्या है, ए बी और सी। क्यू के अंदर क्या है, हमारा फर्स्ट नेम है अली, फिर है हमारा बानू और फिर है बिनोय और फिर चंद्रा और लास्ट जो नेम है वो है हमारा दिव्या। क्लियर है। अब देखो यहां पे ए जो नेम है वो किसका है, अली का, तो ए का एरो होगा अली की तरफ। बी जो है वो क्या है, भानु और बिनोय, इन दोनों का फर्स्ट अल्फाबेट है। सी जो अल्फाबेट है वो किसका है, चंद्रा का। डी दिव्या जो है, डी तो यहां पे अवेलेबल है ही नहीं, तो ये हो गया हमारा एरो डायग्राम कंप्लीट। अब एरो डायग्राम जिसको समझ में आ गया ना, अब आपको डोमेन, रेंज और को डोमेन बिल्कुल इजीली समझ में आने वाली है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम डोमेन की। डोमेन होती क्या है, डोमेन जो होती है वो हमारी लेफ्ट ओवल पे डिपेंड करती है, रेंज हमारी जो होती है वो राइट ओवल पे डिपेंड करती है। ठीक है, डोमेन है क्या चीज वो ध्यान से सुनो। अब डोमेन किसको कहेंगे, जिसकी इमेज ना बने, ये होती हैं हमारी इमेजेस। ये ए बी सी हमारे क्या थी, वैल्यू थी सेट की, ये हमारी बनी हुई है इसकी इमेज। ध्यान से सुनो, बी जो राइट साइड ओवल होता है उसके अंदर क्या बनती है, हमारी इमेजेस फॉर्म होती हैं। ए की इमेज बनी है अली, बी की इमेज भानु और बिनोय, सी की इमेज बनी है चंद्रा। तो जिस भी वैल्यू की, जिस भी अल्फाबेट की इमेज ना बने वो डोमेन नहीं होती है। ठीक है, या फिर और क्या कह सकते हैं, जिस से एरो जा रही हो, जिस भी अल्फाबेट से या जिस भी वैल्यू से एरो जा रही हो हमारी, वो होती हैं डोमेन्स। तो यहां पे अगर मैं डोमेन की बात करूं इस वाले सेट में, तो कौन कौन सी हैं, ए भी डोमेन है, बी भी डोमेन है और सी भी, क्योंकि ए से भी एरो जा रही है, बी से भी एरो जा रही है और सी से भी एरो जा रही है। और इन तीनों की इमेजेस यहां पे बन रही है। ए की अली के अंदर इमेज बन रही है, बी बानु और बिनोय में है, सी चंद्रा में है। तो ये होगी हमारी डोमेन। क्लियर, और भी एग्जांपल लेके समझेंगे, अभी ध्यान से समझो बस। उसके बाद बात करते हैं हम रेंज की। रेंज होती क्या चीज है, जिसकी तरफ एरो आ रही है वो हमारी रेंज होंगी, अदरवाइज बाकी वैल्यूज हमारी रेंज के अंदर नहीं होंगी। अब देखो अली की तरफ भी एरो आ रही है, भानु बिनोय की तरफ भी एरो आ रही है, चंद्रा की तरफ भी एरो आ रही है, बट दिव्या पे एरो हमारी नहीं आ रही है। तो हमारी दिव्या जो है रेंज से बाहर है, और रेंज के अंदर जो नेम आ जाएंगे वो ये 4 नेम होंगे। तो रेंज के अंदर क्या क्या आ गए हमारे, अली, भानु, बिनोय और लास्ट जो आ गया हमारा वो क्या आ गया, चंद्रा। तो दिव्या हमारी रेंज से क्या हो गई, बाहर। क्लियर हो गई आपको बात। अब मान लिया यहां पे सी की जगह मान लिया ई और दे रखा होता, ठीक है, तो ई दे रखा है, ई तो यहां पे किसी का भी अल्फाबेट नहीं है फर्स्ट, तो यहां पे क्या होगा, इसकी तो एरो जा ही नहीं सकती कहीं पे भी, तो ई जो है हमारा डोमेन के अंदर काउंट नहीं होगा। तो जिससे एरो निकल रही है वो डोमेन होगी, जिसके ऊपर एरो पहुंच रही है वो होंगी हमारी रेंज। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अगर अब भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो आप। ठीक है, दोबारा देखो ध्यान से, जिससे एरो निकलेंगी वो हमारी डोमेन, जिस पे एरो पहुंचेंगी वो हमारी रेंज। कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट जो बात करेंगे हम वो बात करेंगे कोडोमेन की। कोडोमेन, अब ये कोडोमेन क्या चीज होती है, जितनी भी सारी की सारी वैल्यूज लेफ्ट साइड वाली ओव्यूल के अंदर होती हैं वो सारी सी सारी वैल्यू क्या होती है हमारी कोडोमेन। तो कोडोमेन के अंदर क्या क्या आ जाएगा, ए बी सी, और ये हमारा हम कैपिटल ई मान लेते हैं, ए बी सी और ई, ये हो जाएगी हमारी कोडोमेन। आई होप आपको समझ में आ गया डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है। ये राइट साइड वाले ओव्यूल में बनती है हमारी इमेजेस। आई होप आपको समझ में आ गई है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और जो रिलेशन होता है उसको हम किस तरीके से लिखते हैं, रिलेशन जो लिखा जाता है वो क्या होता है, P गोज टू Q, मतलब P का रिलेशन Q के साथ है, P गोज टू Q, इस तरीके से एरो हमने यहां पे डिनोट की है। आई होप क्लियर है।
अब आपको डोमेन, रेंज और कोडोमेन में एरो डायग्राम में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे वहां से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब लास्ट बात करेंगे हम, फंक्शन क्या चीज होती है। बिल्कुल अच्छे से ध्यान से सुनना, बस एक डेफिनेशन आपको समझ में आनी चाहिए। आप 1 मिनट में बता दो कि कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है। अगर आपको एरो डायग्राम आ गया है तो ध्यान से सुनो क्या है। ए फंक्शन इज ए रिलेशन। फंक्शन क्या है? एक रिलेशन ही होता है फ्रॉम ए सेट टू सेट बी, जो सेट ए और सेट बी का होता है। इफ एवरी एलिमेंट इन सेट ए, क्या कहा है ध्यान से सुनो, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, जिसकी एक न एक सिंगल इमेज बी सेट के अंदर प्रेजेंट हो, उसको हम कहते हैं फंक्शन। ध्यान से सुनो दोबारा क्या कहा है। अगर सेट के एवरी एलिमेंट की, एवरी एलिमेंट मतलब हर एक एलिमेंट की इमेज बी सेट के अंदर सिंगल इमेज प्रेजेंट होनी चाहिए, तो उसको कहेंगे हम फंक्शन। ठीक है, समझ में आ गई। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, वहां से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल देखते हैं। अब एग्जांपल जो लेते हैं हम वो प्रीवियस वाला ले लेते हैं, जो भी हमारा गिवन था। ए, बी और सी हमारे नेम गिवन थे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो सेट गिवन है ये वाला, इसके अंदर नेम जो गिवन थे वो था अली। उसके बाद हमारा भानु गिवन था। मान लिया नेम जो है एक चंद्रा है। ये हमारे पास वैल्यू गिवन है एग्जाम्पल के तौर पे। तो यहां पे देखो, ए अल्फाबेट से जो स्टार्ट हो रहा है वो है हमारा अली, बी से स्टार्ट हो रहा है वो है भानु, सी से स्टार्ट हो रहा है वो है चंद्रा। तो ए सेट के अंदर एलिमेंट देखो कौन कौन से हैं। ये ए सेट था हमारा, ये बी सेट था। ए के अंदर एलिमेंट क्या है? ए, बी और सी। बी के अंदर एलिमेंट क्या है? अली, भानु और चंद्रा। ए के सभी एलिमेंट्स की क्या इमेज बन रही है? क्या ए के सभी एलिमेंट से एरो गई हुई है? यस, ए से भी गई है, बी से भी गई है और सी से भी गई है। दूसरी बात, वन एंड वन ओनली वन इमेज, एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। अब ये चेक करते हैं। ए अली एक ही है, भानु भी बी से स्टार्ट होने वाला एक ही है, सी चंद्रा भी एक ही है। तो हर एक एलिमेंट की सिंगल सिंगल इमेज बनी हुई है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, हमारा जो रिलेशन होगा, क्या रिलेशन होगा? एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स इज फर्स्ट लेटर इन वाई, फर्स्ट लेटर इन वाई, और x जो होगा बिलोंग्स टू a होगा और y जो होगा वो बिलोंग्स टू b। ये रिलेशन हमें गिवन होगा। तो यहां से हमें क्या है, ओनली सिंगल इमेज फॉर्म हो रही है और हर एक एलिमेंट, सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज बन रही है। तो इसको हम क्या कह देंगे? दिस इज ए फंक्शन। तो ये रिलेशन हमारा एक फंक्शन भी कहलाएगा। और फंक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ ऑफ एक्स से। एफ फंक्शन को, एक्स मतलब ये जो वैल्यूज हैं ये हमारी एक फंक्शन के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। अब देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा समझाने के लिए। बस कोई भी हमारा मान लिया एक रिलेशन है आर एक्स वाई जेड, कुछ भी रिलेशन हमारा डिफाइन है, उससे हमारा जो एरो डायग्राम बना क्या बना? ए, बी और सी, इसके अंदर हमारी वैल्यू है 1 2 3 4। ठीक है, अब एरो डायग्राम हमने देखा, ए से एरो गई फर्स्ट पे, बी से गई सेकंड ये 1 पे, सी से भी चली गई 1 पे। तो क्या ये हमारा फंक्शन होगा या नहीं होगा? ये चीज आपने देखनी है। ध्यान से सुनो। अब सबसे पहले देखनी है कि क्या हमारे ए सेट के सभी एलिमेंट्स की इमेज बन रही है। ए से भी एरो गई है, बी से भी गई है, सी से भी गई है। ठीक है भाई, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी बात, हैज ओनली वन एंड वन इमेज, ए की भी सिंगल इमेज है। ये मत देखना कि 3 एरो 1 पे गई है। ए से सिंगल एरो 1 पे गई है, बी से भी सिंगल एरो 1 पे गई है, सी की भी इमेज 1 के साथ बन रही है। तो क्या क्या इमेज बनी? A1, B1, C1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक फंक्शन होगा। थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, अभी दूर हो जाएगी। देखो ध्यान से, मान लिया एक और रिलेशन ले लेते हैं हम। ये हो गया, इसके अंदर है A, B और C। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू है 1 2 3। ए से एरो गई है हमारी 1 पे, ए से एरो गई हुई है 2 पे, सी से एरो गई है 3 पे। तो ये हमारा फंक्शन होगा या नहीं होगा? तो सबसे पहली कंडीशन देखो यहां पे फुलफिल ही नहीं होती है। क्या सेट ए के सभी एलिमेंट से एरो गई है? नहीं गई है। तो बी से एरो नहीं गई है तो ये फंक्शन नहीं है। एक तो ये बात।
दूसरी बात, अगर मान लो बी से भी एरो गई है ये, क्या अब ये फंक्शन है? अब भी नहीं है। क्यों? ए की दो इमेज बन गई, एक ये इमेज बन गई, एक ये, ए से दो एरो गई हुई है, तो अब ये टू इमेजेस फॉर्म कर रहा है। तो अब टू इमेजेस यहां पे बन गई हैं, तो अब भी ये हमारा फंक्शन नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी चीज को हम फंक्शन कब कहेंगे और कब नहीं कहेंगे। कोई भी डाउट अगर आपको लगता है फंक्शन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। छोटा सा एक ग्राफिकल पोर्शन और रहता है हमारा कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के क्या ग्राफ होते हैं, बुक के अंदर भी गिवन है। मैं यहां पे जल्दी से ड्रॉ कर देता हूं और आपको थोड़ा सा रिव्यू बता देता हूं उसका। जल्दी से हम ग्राफ देख लेते हैं कुछ फंक्शंस के। देखो, सबसे पहले हमारा फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स। इसका मतलब y और x की वैल्यू दोनों की इक्वल हो, तो हमारा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा जो ओरिजिन से पास होता होगा। मतलब जब y की वैल्यू 1 होगी तो x की वैल्यू भी 1 होगी, y की वैल्यू 2 होगी तो x की वैल्यू भी 2 होगी। तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा? जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से, 1 2 3 4 इस तरीके से। तो 1 1 पे ये पॉइंट आ जाएगा, 2 2 पे ये पॉइंट आ जाएगा, तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ फॉर्म होगा। सिमिलर वे से y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू सी, मतलब y की वैल्यू कांस्टेंट हो। जैसे y इक्वल टू 2 पे ग्राफ बनाना हो तो y इक्वल टू 2 मान लिया, ये पॉइंट है, तो इस पे एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा। नेक्स्ट, y इक्वल टू अगर एक्स स्क्वेयर हो फंक्शन, एक्स स्क्वेयर मतलब पैराबोलिक फॉर्म हो, तो ये अपर पैराबोला बनेगा हमारा। ठीक है। y इक्वल टू एक्स क्यूब हो, क्यूबिक इक्वेशन हो, तो हमारा ग्राफ बनेगा ये इस तरीके का। क्लियर है? पॉजिटिव वैल्यूज के लिए इस तरीके से ग्राफ जाएगा, नेगेटिव वैल्यूज के लिए इस तरीके से डाउनवर्ड आएगा। नेक्स्ट जो ग्राफ है y इज इक्वल टू 1/x के लिए, मतलब y की वैल्यू अगर 2 रख दी तो यहां पे 1/2 हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू 2 रख दी तो y की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। ठीक है। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा पॉजिटिव वैल्यू के लिए ऐसे, नेगेटिव वैल्यू के लिए इस तरीके से। लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है सिक्स्थ ग्राफ, y इज इक्वल टू मोड x के लिए। ये आपके लिए न्यू टर्म हो सकती है। तो y इज इक्वल टू मोड x का मतलब क्या होता है कि y की वैल्यू जो है दोनों पॉसिबल है, पॉजिटिव और -x, -1 भी कह सकता हूं, -x प्लस x भी पॉसिबल है और -x भी, मतलब y इक्वल टू x भी हो सकता है और y इक्वल टू -x भी। तो y इक्वल टू x तो देखो फर्स्ट वाले ग्राफ पे चले जाओ तो कैसा बनेगा, ये ऊपर की तरफ, -x मतलब नेगेटिव वैल्यू तो इस तरफ। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए। तो y इक्वल टू मोड x का ग्राफ इस तरीके से प्लॉट होता है। आई होप आपको कुछ थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। बाकी ज़्यादा जो पढ़ेंगे हम आगे पढ़ेंगे वहाँ पे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इंट्रोडक्शन में आपको शायद कुछ भी डाउट नहीं रहा होगा। मैंने जी जान से इंट्रोडक्शन आपके लिए तैयार किया है क्योंकि यही बेसिक्स है हमारा पूरे चैप्टर का। ये अगर आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी क्लास 11th में भी और 12th में भी।